हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे जो ऑलरेडी हमने कवर किया है, पर मैं आपको बता दूंगा ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके इंटरव्यू में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम रिबार से क्यों यूज करते हैं आरसीसी में? क्योंकि जब हमारे पास एल्यूमिनियम, स्टील, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, इस तरह से अलग अलग मटेरियल है, तो हमको स्टील को ही क्यों यूज करना है? द रीजन इज दैट अबाउट द थर्मल एक्सपांशन ना, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने इसका इन डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दिया है अपने स्टार्टिंग के कोर्स में। आप वहां से फिर से इस लेक्चर को देख लो, अगर आपको याद है इट्स वेल एंड गुड। ठीक है। या नेक्स्ट इज डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे कंक्रीट का हमने देखा था 10, 15, 25, 30 एंड ऑल। इन द सेम वे आपका जो स्टील होता है रीबार, उसका भी अलग सा ग्रेड है। तो फर्स्ट इज Fe250, फिर आता है आपका Fe415, Fe500, Fe550, 550D, 600, आजकल 600D भी अवेलेबल है। ओके। एंड डी का मतलब क्या है? डक्टाइल, जहाँ पे आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हो अर्थक्वेक जोन में, वहां पे आपको ये जो डी लिखा रहेगा बार के ऊपर, उन्हीं बार को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। Fe का मतलब क्या है? आयन होता है। और 250, 415, 500, 550, 600 का मतलब क्या है? ये आपका मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ होता है रीबार का इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है। और ये आपका पूरा एक जो बार है वो 12 मीटर का सरिया होता है, अदरवाइज वी कैन कॉल इट एज अ 40 फीट। दिस इज वेरी सिंपल, आपको ऑलरेडी पता है। फिर दे कैन आस्क यू ऑल दिस क्वेश्चंस। ठीक है। या देखो एक और चीज, ये जो Fe250 है ना, ये आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ओके। ये आपका माइल्ड स्टील है। एंड इवन Fe415 ये भी आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो भी अवेलेबल है Fe500 से स्टार्ट है। यूजुअली हम 500, 550 को यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन में। ठीक है। तो Fe250 ये आपका माइल्ड स्टील का बार है। अब वो आजकल यूज क्यों नहीं करते, उसके लिए रीजन है, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? और इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि अलग अलग डायमीटर ऑफ द बार क्या क्या है, एंड उसका वेट बताओ, और उसका वेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। देखो 6 mm का बार आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो भी है 8, 10, 12, 16, 20, 25, और उसके बाद 32, एंड देन 36, एंड उसके बाद 36 तक अवेलेबल है। 40 mm का बार भी अवेलेबल है, पर वो डिपेंड करेगा आपके मैन्युफैक्चर के ऊपर। एंड इवन 28 डायमीटर का भी बार अवेलेबल है। ठीक है। 25 के बाद हम डायरेक्टली 32 पे जाते हैं, पर एक्चुअली 28 डायमीटर का भी बार अवेलेबल है, पर हम उसको जनरली यूज नहीं करते। अगर आपको करना है यूज, तो आप इसको यूज कर सकते हो। फिर इसका, अगर वो पूछेगा कि बार का वेट कैसे निकालते, सॉरी बार का एरिया कैसे निकालते, क्योंकि सर्कुलर बार है, तो आपको सर्कल का फॉर्मूला लगाना है एरिया फाइंड करने का, π/4 × d²। अगर मेरे को 20 डायमीटर का सरिया का एरिया फाइंड करना है, तो π/4 × d², डी मतलब 20 स्क्वायर करो, आपको आंसर मिलेगा 314। ये आपको याद रखना है, ताकि जब आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग सब करोगे, आपको नंबर ऑफ बार्स आप यहाँ से निकाल सकते हो। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, कि आप कोई भी सरिया का वेट कैसे फाइंड करते हो। अबे अभी मुझे कोई भी सरिया का वेट फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है d² / 162.5। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 20 डायमीटर का जो सरिया है, उसका मुझे वेट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? आप फॉर्मूला लगाओ d² / 162.5, यहाँ पे लिखेंगे हम, या इट इज d² / 162.5। ठीक है। मेरे को कितने का निकालना है? 20 डायमीटर का निकालना है। तो 20 का निकालना है, तो कैसे करेंगे? डी मतलब डायमीटर ऑफ द बार, तो 20² / 162.5 करूँ। ठीक है। कितना आंसर आएगा? अगर मेरे को 20 का निकालना है, तो 20 के लिए आंसर कितना है? 2.46। तो इसका आंसर निकल के आएगा 2.46। बस एक चीज आपको याद रखना है, 2.46 ये आपका केजी पर मीटर है। मतलब अगर मैं आपको 20 डायमीटर का 1 मीटर का लेंथ का सरिया दे दूं, और आप उसी सरिया को लेके जाके जो वेइंग मशीन आते हैं वहां पे रखोगे, तो आपको जो वेट दिखेगा ना आपके मशीन के ऊपर, 2.46 kg का वेट दिखेगा। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 10 मीटर का एक बार है, और वो 20 mm का है, तो मुझे बताओ पूरे 10 मीटर का बार का कितना वेट निकल के आएगा? वेरी सिंपल, ऑलरेडी मुझे पता है कि जो 20 डायमीटर का 1 मीटर का वेट है, वो है 2.46। मेरे पास 10 मीटर का है, तो हम क्या करेंगे? 2.46 इंटू 10 करेंगे, कितना आ जाएगा? 24.6 kg। 24.6 केजी इस पूरे 10 मीटर बार का वेट आएगा। समझ में आ रहा है? अब इसका सब यूज यूज कहाँ पे होगा? जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे, वहां पे इसका इंपॉर्टेंस आएगा आपको एज अ साइट इंजीनियर। एंड जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे, एटलीस्ट आपको इतना तो याद रखना ही, फॉर्मूला तो आपको आपको एट एनी कॉस्ट याद रखना है, d² / 162.5। और आपको ये वेट भी याद रखना है, एटलीस्ट आपको ना M25, सॉरी
25 डायमीटर का सरिया का, तो वेट आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो आप बस एक दो तीन बार इसको प्रैक्टिस कर लो। 8 का 0.39 केजी पर मीटर, और 10 का आता है 0.62 केजी पर मीटर, आपका 12 का आता है 0.88 केजी पर मीटर, 16 का आता है 1.57, एंड 20 का आता है 2.46, 25 का आता है 3.84 केजी पर मीटर। वेट भी याद रखो, 8 mm का 50 mm स्क्वायर, 10 का 78, 12 का 113, 16 का 201, एंड 20 का 314, ठीक है। चलो, या अब एक और क्वेश्चन पे जाएंगे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने कोर्स में एक्सप्लेन किया, इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। फिर यहाँ पे वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपको ऊपर ऊपर समझा दूंगा। देखो, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस अगर आपको इंटरव्यू में बताना है, अगर लॉन्गर स्पैन, देखो आपको ऐसे ही बताना है, थोड़े लोग बोलते हैं लेंथ और ब्रेड, तो वो सब यूज नहीं करना है। इफ लॉन्गर स्पैन डिवाइड बाय शॉर्टर स्पैन, अगर वो दो से ज्यादा होगा तो वन वे स्लैब है। फिर से सुनो, इफ इफ द if longer span if a longer span of a slab divided by the shorter span of the slab, okay, or if the ratio of longer span to the shorter span of the slab, if it is greater than 2, then we call it as a one way slab. If the ratio of longer span of the slab to the shorter span of the slab, if it is less or equal to 2, तब जाके वो टू वे स्लैब होगा, ठीक है, इतना याद रखना। अब ये वन वे टू वे का नाम कहाँ से आ गए? जस्ट बिकॉज हम वहां पे टू लिखते, इसका मतलब नहीं कि वो टू वे स्लैब होगा। ओके, वन वे स्लैब में आपका बेंडिंग सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, और टू वे स्लैब में आपका बेंडिंग दोनों डायरेक्शन में होता है। मतलब वन वे स्लैब में आपका बेंडिंग सिर्फ शॉर्टर डायरेक्शन में होगा, टू वे स्लैब में आपका बेंडिंग शॉर्टर में भी होगा, लॉन्गर में भी होगा। एक और क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि आप वन वे स्लैब में मेन रिइंफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड करोगे। आपको याद रखना है, कभी भी हम मेन रिइंफोर्समेंट शॉर्टर स्पैन में लगाएंगे, चाहे वो वन वे स्लैब हो या टू वे स्लैब हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो वन वे स्लैब में हम मेन रिइंफोर्समेंट शॉर्टर स्पैन पे लगाएंगे, ठीक है, एंड टू वे स्लैब पे भी हम मेन रिइंफोर्समेंट शॉर्टर स्पैन पे लगाएंगे। तो लॉन्गर स्पैन में क्या लगाएंगे हम? वन वे स्लैब में लॉन्गर स्पैन में हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है। मतलब हम लॉन्गर स्पैन, ये सारी चीज मैंने कवर किया, ठीक है। अभी देखो बेंडिंग यहाँ पे हो रहा है, तो हम, ये मेरा मेन रिइंफोर्समेंट रहेगा इस तरह से, ठीक है। और मैं इस डायरेक्शन पे एक और बार लगाऊंगा, दिस इज माई डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। अब ना, अब यही चीज ना मैं यहाँ पे करूंगा, अब यही चीज मैं आपका टू वे स्लैब में भी करूंगा। तो मेरा शॉर्टर स्पैन लेट अस कंसीडर, तो मेरा शॉर्टर स्पैन का है, और लॉन्गर स्पैन में भी ना मैं बार लगाऊंगा, पर ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं है, ये भी आपका मेन रीइंफोर्समेंट है। तो बस एक डिफरेंस याद रखना, मेजर डिफरेंस, टू वे स्लैब में आपका शॉर्टर और लॉन्गर दोनों आपके मेन रीइंफोर्समेंट है, दोनों आपका लोड लेगा। वेराइज इन वन वे स्लैब सिर्फ शॉर्टर स्पैन का बार आपको लोड लेगा, जो लॉन्गर वाला है दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो कोई लोड नहीं लेगा, दैट इज गिवन फ्रॉम टेम्परेचर एंड श्रिंकेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, तो सर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पे लगाएंगे, अगर वो टेम्परेचर और श्रिंकेज क्रैक्स हैंडल करेगा, तो टू वे स्लैब में वो काम कौन करेगा? टू वे स्लैब में वो काम आपका मेन रिइंफोर्समेंट ही करेगा, ठीक है। टू वे स्लैब में आपका जो मेन रिइंफोर्समेंट है ना, वो लोड भी लेगा, और आपका टेम्परेचर और श्रिंकेज क्रैक्स जो है उसको भी वो मेंटेन कर लेगा, ठीक है, क्लियर है। बस इतना डिफरेंस आपको याद रखना है। पर मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज एक्सप्लेन नहीं किया, पर वो मैंने आपको मेरे कोर्स में एक्सप्लेन किया, क्योंकि वन वे स्लैब में दो केस होता है। केस नंबर वन, जहाँ पे सिर्फ दो सपोर्ट के ऊपर रेस्ट हो रहा है। एक और केस है जहाँ पे चारों सपोर्ट के ऊपर रेस्ट हो रहा है, ठीक है। आपको वहां से फिर से मेरा वो लेक्चर रेफर करो, वहां से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। पर वो आंसर आपको इंटरव्यू में नहीं बोलना है। इंटरव्यू में जो मैं अभी समझा रहा हूँ ना, इतना ही बोलना है, क्योंकि जो आंसर, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां पे समझाया था, अगर मैं 1000 लोगों को बुलाऊं, सिर्फ एक या दो बंदे को कॉन्सेप्ट पता है, बाकी किसी को कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तो इसलिए आप फिर इंटरव्यू में जाके बोलोगे, अगर इंटरव्यू को खुद पता नहीं है, तो फिर आप फंस जाओगे। तो इससे अच्छा आप अपने पास रखो, और वो जो कॉन्सेप्ट है अपने पास रखो। जब किसी को पढ़ाना है तब आप पढ़ाओ, ठीक है। इंटरव्यू में जाओगे, बस इतना बताना है कि वन वे स्लैब में शॉर्टर स्पैन, अभी अभी जो मैं समझा रही इतना ही बताना है, वो चीज आपको नहीं बताना है, ठीक है। हाँ, वो आपका कोड बुक का आंसर है, वो किसी को पता नहीं, क्योंकि लोग कोड बुक पढ़ते नहीं है, ठीक है। चलो, आप इतना बताओ, काफी है। हाँ, फिर इसके बाद और एक इंटरव्यू क्वेश्चन, बस एक होगा इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये सारी चीज मैंने एक्सप्लेन किया, आपको पता है, ठीक है। अगर आपको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, देखो एक चीज याद रखो, जब इंटरव्यू में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है? ओके, आपको ना, इंस्टेड ऑफ टेलिंग ओरली, आपको सर से पूछना है, सर कैन आई हैव अ पेन एंड अ पेपर, और अब पेन और पेपर में आप इस तरह से एक डायग्राम बनाओ, कि सर अगर मान लो ये मेरा स्लैब है, और ये अगर मेरा शॉर्टर स्पैन होगा,
अगर ये मेरा शॉर्टर स्पैन होगा, अगर ये मेरा 3 मीटर होगा और ये ओके, अगर ये मेरा शॉर्टर स्पैन होगा 3 मीटर होगा और अगर ये मेरा लॉन्गर स्पैन 6 मीटर का होगा, अगर मैं इसका LY/LX कर दूं, लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन करूं, ओके, याद है ना, दैट इज 6/3, मेरे को आंसर आ रहा है 2। हाँ, तो क्या करना है आपको, इट बिकम्स अ 2 वे स्लैब, बिकॉज शॉर्टर और इक्वल टू 2 होगा तो वो 2 वे स्लैब भी होगा। तो अगर आप इस तरह से लिख के भी एक्सप्लेन करोगे वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, इसका उसको पता चलेगा कि आपको अच्छा नॉलेज है। ओरली बोलने से अच्छा ऑलवेज इट्स बेटर कि आप पेन और पेपर ले लो, ओके, वहां पे आप एक्सप्लेन करो। आप ओरली बताओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, देखो ओरली तो सब लोग बताओगे, सब लोग बताएंगे, आपको कुछ अलग बता रहे हैं, आप अलग बता रहे हैं मतलब आपको कुछ अलग करके दिखा रहे हैं, तो आप लिख के बताओ ताकि उसको भी आइडिया पता, उसको भी पता चलेगा कि आपको अच्छा नॉलेज है, समझ में आ रहा है। सो इन दिस वे यू कैन ट्राई टू डू दैट। ओके, अब एक और क्वेश्चन जो मेरे स्टूडेंट को रिसेंटली पूछा गया था, ओके, उसने मुझे एक बार कहा था कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए था उससे पर एक क्वेश्चन वो आंसर नहीं कर पाया, ठीक है। ओके, मतलब मैंने उसको ये वाला कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली नया लॉन्च हुआ है कोर्स, तो उस टाइम पे मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। देखो मैंने कहा कि FE 250 का ग्रेड भी अवेलेबल है मार्केट में, आई मीन वो अवेलेबल था, आजकल हम उसको यूज नहीं करते, इट इज कॉल्ड माइल्ड स्टील। ये FE 250 आपका माइल्ड स्टील है, ठीक है। तो हम माइल्ड स्टील को आजकल मार्केट में क्यों यूज नहीं कर रहे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ये आपका माइल्ड स्टील है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, this is your mild steel. So mild steel bars don't have much yield stress when compared to HYSD और TMT bars nowadays। मतलब अगर मैं FE 500 को कंपेयर करूंगा FE 250 के साथ, ऑब्वियसली FE 500 के पास ज्यादा yield स्ट्रेस है, ठीक है। तो पर माइल्ड स्टील बस आपका FE 250 आपका माइल्ड स्टील है, तो वहाँ पे yield स्ट्रेस बहुत कम है। सो माइल्ड स्टील बार डोंट हैव मच yield स्ट्रेस कंपेयर टू HYSD और TMT बार। HYSD और TMT मतलब जो आपके FE 500 FE 550 बार है ना, ये सारे आपके TMT के बार से, ठीक है। सेकेंड, द माइल्ड स्टील बार्स डोंट हैव अ रिब्स ऑन इट अनलाइक HYSD और TMT बार्स। मतलब देखो, अगर आपने रिबार देखा है तो इस रिबार के ऊपर ना आपका रिब्स रहेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरह से ग्रिप रहेगा, रिब्स है वो, नॉट रिप। देखो अगर ये मेरा बार है, इस बार के ऊपर ना हम इस तरह से रिब्स बनाते हैं, ठीक है। पर माइल्ड स्टील बार देखो, ये पूरा आपका माइल्ड स्टील का बार है, इस माइल्ड स्टील बार के ऊपर ना वो रिप्स नहीं है। तो दिस इज अनदर रीजन कि हम उसको यूज नहीं कर, क्योंकि अगर आप रिप्स नहीं है तो सही से बॉन्ड नहीं बनेगा कंक्रीट के साथ, ओके, इस तरह से पकड़ के नहीं रहेगा, इसीलिए हम आजकल उसको हम यूज नहीं करें, हेंस इट इज कॉल्ड एज माइल्ड स्टील। ओके, नेक्स्ट, माइल्ड स्टील हैव less percentage of carbon content, which results in giving less strength, but it's more ductile, which become helpful in production of pipes and pipe fitting। मतलब ये जो माइल्ड स्टील है ना, इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो बहुत कम है। अगर कार्बन कंटेंट कम है तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ भी कम रहेगा, मतलब ईल्ड स्ट्रेंथ जो हम बोलते हैं ना, FE 250 FE 415 FE 500। हाँ, अगर मैं FE 500 का बात करूँ उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है, अगर कार्बन कंटेंट ज्यादा है उसमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगा, तो दैट इज वाई आपके जो FE 500 550 600 है ना, उसमें कार्बन कंटेंट बहुत है, दैट इज द रीजन उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। FE 250 में कार्बन कंटेंट ही कम है, जब कार्बन कंटेंट ही कम है ऑब्वियसली उसका स्ट्रेंथ भी कम रहेगा, दिस इज अनदर रीजन, ठीक है। हाँ, अब इसको कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे अगर आपका पाइप है तो पाइप फिटिंग, जो पाइप सब आते हैं ना आपके घर में, जो पाइप्स लगा हुआ है MS के पाइप सब, ओके, वहां पे हम इसको यूज करेंगे। आजकल हम कंस्ट्रक्शन में इस तरह पाइप को यूज, इस माइल्ड स्टील बार को यूज नहीं कर रहे, ओके। हार्डनेस एंड टफनेस ऑफ माइल्ड स्टील बार इज लेस एज कम्पेयर टू TMT, बस मतलब इसका जो हार्ड, ऑफ कोर्स इसका स्ट्रेंथ है ही नहीं, हार्डनेस भी कम है और इसका जो टफनेस है वो भी कम है इन कंपैरिजन टू द HYSD एंड आपके TMT के बार। सो दैट इज वाई हम माइल्ड स्टील बार को यूज नहीं करेंगे, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट रेजिस्टेंट टू करोजन, तो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू यूज इन द कंस्ट्रक्शन। देखो कोई भी बार हम जब यूज करेंगे इट शुड बी एंटी करेजिव, मतलब उसको करोजन जल्द से जल्द नहीं पकड़ना है। पर माइल्ड स्टील के बार ऐसा, माइल्ड स्टील बार के पास ऐसा कोई कोटिंग है ही नहीं वो जहाँ पे वो करोजन को हैंडल करेगा। सो दैट इज अनदर मेन रीजन हम माइल्ड स्टील को क्यों यूज नहीं करते। पर वेरस आजकल जो बार अवेलेबल है मार्केट में TMT के बार सब, दे हैव अ कोटिंग, सो उससे उसमें क्या जंग इतना जल्दी से नहीं लगेगा, ठीक है। ड्यू टू इट्स प्लेन सरफेस फ्रिक्शन इज लेस एंड इट डजंट बॉन्ड वेल विद कंक्रीट, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा इसके ऊपर और रिप्स नहीं है, अगर वो रिप्स नहीं है तो उसमें फ्रिक्शन नहीं रहेगा। फ्रिक्शन कब आएगा, फ्रिक्शन जब कोई भी सरफेस में, कोई भी सरफेस अगर बहुत रफ रहेगा तभी तो फ्रिक्शन आएगा। ये बहुत प्लेन है, जैसे आप इसको पकड़ोगे इस तरह से निकल के बाहर जाएगा, ओके, यू कैन इजीली पुल। अगर ये मेरा माइल्ड स्टील का बार है
अगर मैं इसके, मान लो ये मेरा कंक्रीट है और माइल्ड स्टील का बार मैंने लगा दिया, और अगर मैं इस तरह से खींचूंगा ना, बाहर से आराम से बाहर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर ग्रिप्स नहीं है। अगर इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं इसके ऊपर ग्रिप्स बना दूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरा ग्रिप है, इसके इस तरह से रिप्स बना दिया, अब इस कंक्रीट के अंदर डालूंगा, अगर मैं इसको पुल करूंगा ना तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ग्रिप्स है तो ये रफ सरफेस बन गया। अगर सरफेस रफ है तो ऑब्वियस उसमें फ्रिक्शन रहेगा, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन इट वोंट कम आउट, ठीक है। या दैट इज वाई ड्यू टू इट्स प्लेन सरफेस दे कैन बी यूज्ड एज अ स्टीरअप्स इन बीम, लैटरल टेस्ट इन कॉलम। इसीलिए हम ये जो माइल्ड स्टील का बार जो है ना, ये हम एज अ स्टीरअप और एज अ बीम, हम बीम में आई मीन एज अ स्टीरअप इन अ बीम और लैटरल टेस्ट इन कॉलम हम इसको यूज कर सकते हैं। पर हम उसके लिए वे यूज नहीं करते आजकल, हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? देखो, आपको इतना चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, आई नो प्रैक्टिकली आपसे नहीं होगा, मतलब टाइम लगेगा। मैं बताऊंगा सिंपल सिंपल पॉइंट्स, इतना याद रखना काफी है, ठीक है। अगर कोई भी पूछेगा, फर्स्ट बताओ कि सर उसमें जो यील्ड स्ट्रेस होता है वो बहुत ही कम होता है इन कंपेयर टू TM10 HYSD बार। अब TMT बार क्या है, HYSD बार क्या है, आगे समझा दूंगा, ठीक है। एक चीज, सेकंड बताओ सर, ड्यू टू इट्स प्लेन सरफेस उसमें फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ बार, सो हम उसको यूज नहीं करेंगे, ओके। एक और चीज बता दो कि सर उसमें एंटी करोसिव नेचर नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स नॉट रेजिस्टेंट टू करोजन, सो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू यूज इन द कंस्ट्रक्शन। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, इसमें जो कार्बन परसेंटेज बहुत कम ही होता है कंपेयर टू द अदर टाइप ऑफ बार, तो इसलिए उसमें स्ट्रेंथ भी बहुत ही कम आता है। तो इतना बता देना काफी है, ओके। और एक और चीज आप इसको ऐड करो, रिप्स, मतलब जब आप इसको बताओगे ना, जब आप फ्रिक्शन के बारे में एक्सप्लेन करोगे उसमें बताओ फ्रिक्शन इसलिए कम है क्योंकि उसके ऊपर हमें यार रिप्स नहीं है। जैसे यहाँ पे रिप्स है, आप इसका इमेज बना के भी दिखाओ, तो आप इंटरव्यू में बैठोगे, हो सकता है, हो सकता है नहीं, मतलब आपको बना के दे, आपको पता चला अगर प्लेन बार, सर प्लेन बार इस तरह से होता है, ये हमारा प्लेन बार होता है। पर अगर हम माइल, अगर मतलब माइल स्टील बार होते, अगर हम HYSD या TMT बार को हम यूज करेंगे सर, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से ग्रिप रिप्स होते हैं सर, ये रिप्स जो है इसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो अच्छा बॉन्डिंग भी बना रहेगा। वेरस ये जो चीज है सर माइल स्टील बार में नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन वाई वी डोंट यूज इट इन द कंस्ट्रक्शन। काफी है, 4-5 पॉइंट्स बता दो, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन आंसर ऑल दिस थिंग्स, सही है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर, आपको पूरा आइडिया मिल गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैब हमें समझ में आ गया, हम माइल्ड स्टील बार को आजकल कंस्ट्रक्शन में यूज क्यों नहीं करते वो भी हमें समझ में आ गया, एंड फिर हमने डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द बार समझ में आ गया। फॉर्मूला याद रखना, D² / 162.5, ठीक है। अभी इसका डेरिवेशन करना होता है, डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, D² / 162.5, बस यूनिट याद रखना, एक kg/मीटर में होता है, ठीक है। या सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर, विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।